पिछले क्लास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो सबसे भारत का उच्चतम पद है उसका स्टडी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ इसी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इन दोनों का हम लोग स्टडी आज के क्लास में करेंगे। देखिए बिल्कुल आपका स्पष्ट कर दें, जो हम लोग चल रहे थे इसमें भाग 5 हम लोग का अभी चल रहा है। भाग 5 आपको पहले भी समझाए हैं कि ये थोड़ा लंबा है। भाग 5 में आपको हम समझा चुके हैं कि इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक का वर्णन है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यपालिका हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायिका हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यायपालिका हो। इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं और फिर हम लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कार्यपालिका है इसमें हम लोग ध्यान देंगे। विकास ही ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है, बस साथ साथ चलिए। अंतिम जब बोलेंगे अपने देखिए आपके सभी सवालों का जवाब मिला कि नहीं, फिर क्वेश्चन करिए। कुछ लोग थोड़ा सा जानेगा तो आगे चल देता है, तो उसमें न इधर सीखिएगा न उधर सीखिएगा। सब बात मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद क्या है, सभी बात करेंगे। जिस समय बोलेंगे कि सेक्शन खत्म हो गया आपके सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप एकदम साथ साथ जहां समझा रहे हैं वहां पे अपना एनर्जी रखिए और वहां ध्यान दीजिए। अनावश्यक बिना मतलब का कोई भी चैट नहीं कीजिए जिस समय क्लास चल रहा है। उस समय सिर्फ ध्यान दीजिए कि सीखे, न कि सिर्फ ध्यान दीजिए हम क्या टाइप करें, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। बाकी जिस समय आपको कोई बात पूछनी हो, करनी हो, तो लास्ट में उसका समय रहता ही है, हम लोग उस समय पूरी बात को करेंगे। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मनोज जी। पिछले क्लास में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों हो चुका है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया, आप क्लास नहीं किए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखें भाग 5 हम आपको बताए थे कि केंद्र से संबंधित बात हम लोग पढ़ेंगे और केंद्र से संबंधित बात में हम लोग देखे कार्यपालिका में मेन जो कार्यपालिका थे जिसमें हम लोग देखे थे राष्ट्रपति, फिर हम लोग देखे उपराष्ट्रपति, ये दोनों बात हम लोग देखे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और तब हम लोग इसमें कार्यपालिका का सिस्टम लगभग लास्ट हो जाएगा। एक अटॉर्नी जनरल करके यहाँ पर हम लोग महान्यायवादी हल्का देखेंगे। तब विधायिका के लिए मुख्य रूप से डिटेल हम लोग को पढ़ना है और वो है संसद, जहां नियम कानून फिर कैसे बनेंगे क्या है वो संसद हम लोग फिर डिटेल इसमें देखेंगे। और संसद लंबा चौड़ा है, 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक, ये पूरे हम लोग के संसद के बारे में ही पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 123 थोड़ा अलग हो जाता है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ये अनुच्छेद 123 अलग हो जाएगा 124 से। फिर हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे 147 तक। जैसे 124 से 147 आएगा तो केंद्र की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पूरा इसमें स्टडी करेंगे। बाकी आप खुद समझ गए हैं कि इसका मतलब है 52 से लेकर के हमारा 78 तक जो पार्ट है एक कार्यपालिका से संबंधित सभी बात का जिक्र करता है। इसमें 4 चीजों के बारे में हम लोग मेन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो 52 से 78 कंप्लीट हो जाएगा। 79 से 122 90 पेज पढ़ना है संसद के बारे में, किनको मिला के संसद बोलेंगे, अनुच्छेद 79 से स्पष्ट हो जाएगा और फिर उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। न्यायपालिका जब होगा तो 124 से 147 तक देखेंगे और 151 तक पढ़ना है तो अनुच्छेद 148 से 151 तक हम लोग पूरे जो जांच करेंगे, आर्थिक रूप से जो देखेंगे जिसको नियंत्रक महालेखाकार का, तो ये नियंत्रक महालेखाकार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और तब आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से और ध्यान देंगे, रोज जी हटा देंगे लाइफ से भी तो दिमाग फिर ठंडा काम करेंगे। एक बार बोले कि जिस तरह पढ़ा रहा है एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं करो तो बात समझो क्या कहा जाए, और नहीं तो फिर लाइफ से भी चले जाओगे और फिर खत्म हो जाएगा तो फिर जाओगे क्या खत्म कर। तुम्हें जो बात करनी है लास्ट तक बोलेंगे खत्म, सिर्फ अपनी बात रखने मत आओ, सीखना है फिर आओ इधर लाइव क्लास करो और बाकी फिर ध्यान दो। बाकी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसलिए टेक्निकल पर्सन है, संपर्क कीजिए आप और हमसे बीच में पूरे लोग का कंसंट्रेशन लाइव बंद करके रखेंगे। तो ध्यान है। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर समझेंगे, अनुच्छेद यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन अनुच्छेद क्या कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल आउटलाइन हम दे दिए कि इसमें पढ़ने का स्टेप आपको क्लियर हो जाए। मतलब हम लोग राष्ट्रपति पहले पढ़े, उपराष्ट्रपति हो गया, अब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे, तब अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे, तो इधर का काम खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग संसद पूरा पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 122 तक पहुंच जाएंगे। तब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बाद महानियंत्रक लेखाकार के बारे में देखेंगे। तो भाग 5 केंद्र के बारे में खत्म।
और जो लोग केंद्र पूरा समझ जाओ तो इसी प्रकार से भाग 6 राज्य है, सब वैसे ही चलेगा, उसके प्रारूप में। तो इसीलिए जो भार है केंद्र तक है, केंद्र क्लियर, राज्य तुरंत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से हूबहू सेम मिलता जुलता राज्य चलेगा। तो इसीलिए पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका इधर का पेज कंप्लीट हो जाए, फिर संसद अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, तब उसके बाद न्यायपालिका आपका मेन चलेगा। तो अब आपको आउटलाइन तो मिल गया कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। ये आउटलाइन सबसे जरूरी होता है क्लास चलते समय। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक पर अब थोड़ा सा ध्यान दें। तो अब टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को मुख्य रूप से पिछला क्लास जो पढ़े थे आपको याद होगा, अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए थे, और अनुच्छेद 63 से 71 ये उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए थे। अब 71 के बाद 72 73 की अगर बात करें तो ये भी पहले से हम पढ़ चुके हैं। ये 72 करके नहीं पढ़े, लेकिन आप बात सुने कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वह किसी के भी सजा को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में ही वर्णन है, और 73 भी उसी प्रकार के राष्ट्रपति की शक्ति का ही वर्णन करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के शक्ति संबंधी हम लोग देख लिए। आज का क्लास हम लोग अनुच्छेद 2 सिर्फ पढ़ेंगे, 74 और 75। बस 2 अनुच्छेद आपका अगर क्लियर हो गया तो अनुच्छेद 76 फिर अगले दिन डिटेल देखना है। जो अटॉर्नी जनरल बोले हैं इसके बारे में पूरा अनुच्छेद 76 में है, और फिर 77 78 एक प्रधानमंत्री संबंधी बात है, यानी 2 मंत्री परिषद संबंधी बात है, 2 प्रधानमंत्री संबंधी बात है, और बीच में अनुच्छेद 76 जो आप देख रहे हो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संबंधी बात। यानी आज के क्लास में हम लोग चलेंगे 74 75 अनुच्छेद जो मंत्री परिषद का वर्णन करेंगे, अनुच्छेद 76 अगले क्लास में देखेंगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होगा, और अनुच्छेद 77 78 प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो 78 तक जैसे आप पढ़ लो, लोड खत्म, फिर एक साथ 79 से 122 ये संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये तो आउटलाइन आपको हमने दे दिया ताकि सीक्वेंस बना रहे। सीक्वेंस में बना रहने से उच्च स्तरीय परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। छोटे एग्जाम में इतने अनुच्छेद वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास में अनुच्छेद 74 और 75 ये दोनों अनुच्छेद को हम क्लियर करते हैं। बढ़िया से जरा सुनेंगे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखो अनुच्छेद 74 में पहली बार चर्चा किया गया, अनुच्छेद 74 में पहली बार चर्चा किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, बात समझना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, यानी किसकी सहायता करेगा? राष्ट्रपति को। इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का प्रधान हेड प्रधानमंत्री होगा। जैसा कि नाम से भी क्लियर है कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, और ये मंत्रियों का प्रधान है, इसलिए इसका नाम प्रधानमंत्री है। यानी हम लोग एक बात समझ गए, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद किसकी सहायता के लिए गठित की जाती है? तो ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए इसका गठन किया जाता है। मतलब मंत्री परिषद कोई भी निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे तो वो तो हमारे निम्न सदन उच्च सदन में पास होगा, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वह नियम अध्यादेश नियम नहीं बनेगा, और इसीलिए मेन काम तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा ही करना है। राष्ट्रपति ही हमारे यहाँ मुख्य रूप से सबसे हेड है, संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति ही राज्य के प्रमुख हैं। हाँ, सरकार के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री। तो पहला अनुच्छेद 74 सबको क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री इसमें हेड होगा, और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मंत्रियों का एक समूह होगा जिसको मंत्री परिषद कहते हैं। और इससे प्रश्न तो कम रहेंगे, लेकिन अनुच्छेद 75 इसमें जो बातें होगी इसको ध्यान रखना है, यही से क्वेश्चन होंगे। ये करके नहीं आएगा कि किस अनुच्छेद में जो बातें बता रहे हैं उससे प्रश्न आएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने दिमाग से करेगा, और बाकी मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। देखो अनुच्छेद 75 में कई बातें हैं जहां से आपको क्वेश्चन आए। यहां पे सीधा सीधा बात समझिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये अपने विवेक के अनुसार करेगा। ऐसा विवेक भी ये नहीं लगाएगा कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे। निम्न सदन जिसको लोकसभा कह रहे हैं, उसमें जिनको सबसे ज्यादा बहुमत है, उस दल के जो नेता हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। शुरुआत में था कि पहले अपना बहुमत सिद्ध कीजिए तब प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में निर्देश आया कि आप बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दीजिए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने के अंदर वे अपना विश्वास प्रस्ताव सिद्ध करें कि हम बहुमत में हैं, और विश्वास प्रस्ताव 1 माह के अंदर सिद्ध कर देते हैं तो वो अपना प्रधानमंत्री रह जाएंगे, अन्यथा 1 माह के अंदर वो हट जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखे थे, वोट के कारण पहले ही उनको विश्वास मत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं देगा। ये राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन अन्य जितने भी मंत्री होंगे, इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब राष्ट्रपति अब जिसको मंत्री नहीं बनाएगा, प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे, जो लिस्ट देंगे, जो विभाग बांटेंगे, वो सीधा राष्ट्रपति उसको मान लेंगे कि वो मंत्री इस पद का हो गया। यानी हम लोग देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इस शर्त है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हो, इसको शपथ दिलाने का काम डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंत्री को शपथ कौन दिलाते, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा। मंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। पद और गोपनीयता का शपथ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान में ये वर्णन नहीं किया गया कि कितने मंत्री बना सकते हैं, इसका वर्णन नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि हमको मंत्री का पद मिले, कौन जीतेगा और चाहेगा कि हम सिंपल सांसद रहे। तो इससे धीरे धीरे बहुत ज्यादा मंत्रिमंडल जंप टीम बनना शुरू हो गया। तब जाकर के 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया। और यह संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि इसमें पहली बार कहा गया कि लोकसभा में जितने सीट हैं, उस कुल सीट के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री को भी जोड़ करके। देखिए, अब मंत्रियों की सीट फिक्स हो गए। ऐसा नहीं कि जितना व्यक्ति चाहेंगे, 543 हमारे जितने हुए हैं और हम सबको चाहेंगे कि इसमें बैठा दें या 2 और जोड़ दें, 545 है और सबको मंत्री बना दें, तो सब मंत्री नहीं आप बना सकते। इस जितने सीट आप देख रहे हो, इसका 15% आप निकालो और 15% जितने आएंगे केंद्र सरकार कुल उतने को ही मंत्री बना सकते हैं। उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, वो भी प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर। ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए सबको आप मंत्री बना दो। तो मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, ये चीज तो हम लोग देखिए कि फिक्स हो गया। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, यहाँ पे 2 लाइन बोलेंगे, अक्सर ये दोनों लाइन डायरेक्ट प्रश्न बनता है। पहला नंबर है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जो अपना प्रसाद दिए हुए हैं तो वो प्रसाद छीन लिए तो पद खत्म हो गया। तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दीजिए, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? क्या लगता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोग प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसलिए पूछता है। तो मंत्री कोई भी होगा तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा मंत्री से हटाना, तो वो खुद बोल के नहीं हटा सकता, वो राष्ट्रपति को देगा कि फलाने बाबू को हम हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट बर्खास्त भी कर सकते हैं, उससे इस्तीफा ले सकते हैं। ये राष्ट्रपति के नाम से चलेगा, करेगा प्रधानमंत्री, लेकिन उसको मूर्त रूप जो देंगे, हस्ताक्षर रूप जो देंगे, वो राष्ट्रपति देंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपने से किसी को नहीं हटा देगा कि तुम हट जाओ। प्रधानमंत्री के सलाह पर जिस मंत्री का पोर्टफोलियो बदलना है, मंत्रालय बदलना है, वो राष्ट्रपति को देंगे, वो बदल जाएगा। अगर वो मंत्री जिद किए हुए कि हम नहीं हटेंगे, तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकते हैं। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सभी अनुच्छेद 75 में ही वर्णन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें लगता है कि सब लोग आप बता दोगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी से सोच करके आंसर दीजिए। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? क्या लगता है? मंत्री परिषद का मतलब है सारे मंत्री मिल करके, सामूहिक रूप से मतलब सब मिला करके किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। और कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। सभी मंत्री परिषद के जितने सदस्य हैं, मतलब मंत्री हैं, आपको चॉइस दे दें कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चॉइस आपको दे दें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सी दे दें राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और बी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताओ मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद में लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यसभा के भी कोई सांसद है तो वो मंत्री बन सकते हैं, लोकसभा के भी सांसद है मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य मंत्री का हेड प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन मंत्री परिषद का मेन जो कहने का सेंस है, इनका हेड प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग देखे थे हेड राष्ट्रपति,
और इसीलिए प्रधानमंत्री लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव मेन है और इसीलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद वगैरह मारोगे तो 0 नंबर आ जाएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न बहुत सुंदर है और सीधा सीधा फ्लैट परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। तो आपको अभी पहला चीज याद हो गया कि कुल लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये 91 संविधान संशोधन 2003 का है। जो भी मंत्री होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री का सलाह लेता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी का सलाह नहीं लेता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ संसद और राज्यसभा आपको नहीं मारना है। अगला नंबर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें, क्या राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, क्या राष्ट्रपति आपको हमको जो कहीं नहीं जीते हैं उसको मंत्री बना सकता है? या ये आप शिक्षा मंत्री हो गए? तो बिल्कुल बना सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है कि ये व्यक्ति को हम फलाना प्रधानमंत्री रिकमेंड किया, किस डिपार्टमेंट का हम मंत्री बनाना चाहते हैं, तो बना सकता है। लेकिन इसके लिए टर्म कंडीशन है। बना सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए बना सकता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा। 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा, निम्न सदन या उच्च सदन में किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो मंत्री उसका समाप्त पद हो जाएगा। तो हम लोग ये देखें, सभी अनुच्छेद 75 का वर्णन हम लोग देख पा रहे हैं। अगला नंबर इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, जो प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्री हैं इनके वेतन कौन निर्धारित करेगा? ये बताओ, संविधान में हमारा अनुच्छेद 75 में ये भी वर्णन है। मंत्री और प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करेगा? मंत्री का वेतन कौन निर्धारित करेगा? मंत्री परिषद करेगा कि राष्ट्रपति करेगा? कौन निर्धारित करेगा? वेरी गुड, देखिए अरुण जी बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का जो वेतन होगा उसे संसद तय करेगी क्या वेतन वे लेंगे और संसद के द्वारा उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। तो अब आपको अनुच्छेद 75 बिल्कुल क्लियर हो गया और 75 से क्वेश्चन भी आपको आराम से बन जाएगा। अनुच्छेद 76 को हम लोग एक साथ देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये अलग से आएगा, तो अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 अलग से आ जाएंगे। अब 77 और 78 सुन लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसका डिटेल करेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अनुच्छेद 77 यही कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ये अनुच्छेद 77 स्पष्ट करता है कि भारत सरकार के जो भी कार्य होंगे वो समस्त कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 77 बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारत सरकार के कार्य जो भी हमारा होगा वो सभी राष्ट्रपति के नाम होगा। और अनुच्छेद 78 एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है कि प्रधानमंत्री की एक कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि संसद के लोकसभा संबंधी, मंत्रिमंडल संबंधी किसी भी डिसीजन को, किसी भी निर्णय को राष्ट्रपति को बताए। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 78 में। तो अब हम लोग थोड़ा मंत्री परिषद को डिटेल पढ़ेंगे। आज के क्लास में देखिए अनुच्छेद 74 और 75 क्या कहा। 74 तो छोटा छोटा, 74 सीधा सीधा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करे। अनुच्छेद 75 में तो कई बात देखे, कितना मंत्री बन सकता है, कौन व्यक्ति बन सकता है, कितना दिन के लिए रह सकता है, एक किसको प्रसाद पर्यंत मंत्री कार्य करते हैं, राष्ट्रपति था। और एक फिर हम लोग देखे कि ये सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार थे, तो हम लोग देखे कि ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार। उसके बाद अनुच्छेद 76 में हम लोग बताए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अलग से टॉपिक आएगा। अभी हम लोग का मंत्री परिषद से ये अलग टॉपिक होगी। 77 हम लोग देखे कार्यपालिका का जो कार्य होगा भारत सरकार का राष्ट्रपति के नाम होगा। और 78 में प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सभी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे, इसकी चर्चा की गई। और यहां से तो अब आपका मेन सिस्टम शुरू हो जाएगा, लंबा चौड़ा। अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 ये लंबा चौड़ा अनुच्छेद पूरे सिस्टम है। संसद के बारे में पढ़ना होगा। और ये तो आपको आउटलाइन बन चुका है। अब थोड़ा हम प्रयास करते हैं मंत्री परिषद को 5 मिनट और सुनने का और उसके बाद आपको मंत्री परिषद का सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद की संरचना होती है, गठन होता है। और ये प्रधानमंत्री अपने इच्छा से करता है कि हम जिसको जो चाहे मंत्री बना सकते हैं। और मंत्री परिषद की संरचना में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्री को सीधा बोलते हैं कि ये किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री है, एक कैबिनेट मंत्री है। दूसरा नंबर को कहते हैं कि वह उसी विभाग का राज्य मंत्री है और तीसरा कहते हैं कि उसी विभाग का उप मंत्री। मंत्री परिषद को हम लोग 3 स्ट्रक्चर में बांटे, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, सब मंत्री को मिला देते हैं तो इसको मंत्री परिषद कहते हैं।
लेकिन एक्चुअल में जो होता है, मेन जो है वो कैबिनेट मंत्री ही है। इसको सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। सबसे मेन जिम्मेवारी यहां पर कैबिनेट मंत्री की होती है। ये राज्य मंत्री और उप मंत्री अपने से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये इनकी सहायता के लिए है। इसीलिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हीं को एक्चुअल मंत्रिमंडल कहा जाता है। दोनों शब्द पर ध्यान देना। जब हम मंत्री परिषद बोलेंगे तो आपको समझना है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब मिला करके मंत्री परिषद हो गया। लेकिन इसी मंत्री परिषद का एक भाग केवल कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्री परिषद हमेशा बड़ा होगा, 60-70 मंत्री यहां पर होंगे। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री होगा छोटा होगा, 10-20 मंत्री इसमें शामिल होंगे। इसको किचन कैबिनेट कहते हैं। प्रधानमंत्री एकदम विशेष जो विभाग है, उस विभागों के सब मंत्री को 15-20 की संख्या में एक साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं। और प्रधानमंत्री मुख्य डिसीजन इन्हीं 15-20 के साथ करते हैं। इन लोगों को पूछते भी नहीं है। हाँ, अगर उन्हें इच्छा होती है कि हम किसी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दें, लेकिन हमारे बैठक में वो नहीं आए, तो उसी मंत्री को वो स्वतंत्र प्रभार भी दे देते हैं। कभी कभी आप देखना, जब मंत्रिमंडल गठित होगा तो आएगा फलाने बाबू को फलाना विभाग में स्वतंत्र प्रभार दिया गया। तो आप समझ लेना कि स्वतंत्र प्रभार का मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इन्हें। लेकिन प्रधानमंत्री के जब मंत्रिमंडल का बैठक होगा तो इनको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दर्जा दिया गया है। अगर इनको लगेगा कि इन्हें बुलाना है तो विशेष आमंत्रण पर ही वे मंत्रिमंडल के बैठक में शामिल होंगे। यानी स्वतंत्र प्रभार का मतलब आप समझ गए कि ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, परंतु कैबिनेट मंत्री ये नहीं है। कैबिनेट मंत्री के मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें सिर्फ यही भाग लेंगे, इन दोनों को भी नहीं लेना है और स्वतंत्र प्रभार वाले को भी नहीं लेना है। और यहीं पर सब चीज डिसीजन होगा। फिर इस डिसीजन को सदन के पटल पे रखा जाए और फिर वहां से जो चीज पारित हो गया, नियम हो गया या पारित हो गया, तो यहां आएगा कि जिस पे दस्तखत कर देंगे मंत्रिमंडल की बैठक में, वो फिर गवर्नर के यहाँ, राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा। तो अब आप समझे कि मंत्री में जो सबसे हेड है वो कैबिनेट मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार अगर कभी बोलेंगे तो आप समझोगे कि इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री का है, लेकिन मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री के बैठक में इसको आना नहीं है, विशेष आमंत्रण पर आ सकता है। और ये दोनों केवल नाम का मंत्री है, काम का ये है। इन दोनों का काम इनकी सहायता करना है, इसीलिए एक कैबिनेट मंत्री के बैठक में राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते। तो अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल हम समझते हैं कि ये आपको शब्द क्लियर हो गया हो। थोड़ी सी 2-3 मिनट चर्चा कर लेंगे हल्का प्रधानमंत्री के बारे में, और तब हम लोग इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने अभी बताया कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति करता है। जो सबसे बड़ा दल का नेता होगा, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए नियुक्त करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि किसी कारण से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो एक सीट केवल खाली नहीं होगा, पूरे मंत्री परिषद समाप्त हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। कोई एक मंत्री मरेगा तो उसका मंत्रालय खाली होगा जिस पर प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त करेगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब भंग हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं रहेगी उनकी मृत्यु हुई या त्याग पत्र दिए, सब मंत्री खत्म हो। तो मंत्री के मरने से एक पद खाली होता है, परंतु प्रधानमंत्री के मरने से पूरा मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा हुआ है, हमें लगता है सब लोग सही बता देंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्या लगता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। इतना हल्का क्वेश्चन में तो कोई लड़की गड़बड़ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अरुण जी बिल्कुल सही जवाब दिए। अरे नालायक, 4-5 साल मत करो। हो सकता है किसी के समर्थन से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, तो प्रधानमंत्री बनने का मतलब नहीं कि तुम 5 साल रहो। कोई निश्चित नहीं है, समर्थन वापस गिर जाइए, एक दिन का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तुम अगर 5 साल कर दोगे तब तो जो बन गया वो 5 साल के लिए हो जाए। हो सकता है इसका बीच में कोई समर्थन वापस दे, सरकार 2 दिन में भी गिर सकता है, 4 दिन में भी गिर सकता है, 2 साल में भी गिर सकता है। और इसीलिए परीक्षा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 साल सबसे ऊपर ए में देता है कि बच्चा नीचे पढ़े भी नहीं। मुझे ऐसी परीक्षा में देखे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल पक्का हो गया। सही आंसर डी है, कोई निश्चित नहीं है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो सिर्फ बहुमत के आधार पर रहेगा। जब तक बहुमत है कार्यकाल है, बहुमत खत्म कार्यकाल खत्म हो जाए। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में। अब जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? निम्न सदन का, उच्च सदन का, दोनों सदन का? जल्दी बता दो, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? निम्न सदन, उच्च सदन की दोनों सदन? वेरी गुड। अभी तुमको समझाए थे कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, इसीलिए मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और जो लोग निम्न उच्च नहीं समझते हो तो संसद अभी पढ़ना है जस्ट इसके बाद, जिसमें हम लोग का स्टेप क्लियर होगा। तो प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है।
तो चलिए, नरेंद्र मोदी भी अगर आपका किसी कारण से इस्तीफा देते हैं तो हट सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए है। उनका विधायक अभी बहुमत में है, तो बहुमत किसी कारण से गड़बड़ होगा तो भी हट सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी लोग विधायक भाजपा के जीते हुए हैं, हम लोग दल बदल पड़ेंगे। इसका 2/3 अचानक लोग मिल करके कहे कि हम कांग्रेस में चले जा रहे हैं, तो ये अल्पमत हो गए, इनके प्रधानमंत्री का सरकार बन जाए। ये कभी भी कोई भी हट सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि बस 5 साल के लिए होगा। तो अब आपको बहुमत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो अब आज के क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से जितने प्रश्न बनते सब आपका क्लियर हो। अब आपको कभी भी परीक्षा में आएगा तो इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसके बाद सीधा 79 से हम लोग संसद के बारे में पूरे डिटेल देखेंगे। संसद में 2 क्लास आपका लेंगे और उसके बाद संसद का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब न्यायपालिका के लिए हम लोग चलेंगे। कब क्या पढ़ना है स्टेप हमने बता दिया, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ कब हम क्या स्टेप पढ़ेंगे। तो इसीलिए अटॉर्नी जनरल 76 अगले दिन शुरू होगा और 79 से हम लोग सीधा अनुच्छेद 122 तक लगातार पढ़ेंगे जो संसद संबंधी हो। अब आप इसमें एक सूचना है जिसको सुन लीजिए। पहली सूचना की ऐप में कुछ वर्किंग चलवा रहे हैं। पहला तो कुछ बच्चे की वैलिडिटी समाप्त हो रही थी तो 3 मंथ वैलिडिटी बढ़े। ये बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ से टिपेंगे हो जाएगा, वो सीधे ऐप वाले के हाथ में होता है। तो इसीलिए किसी का खत्म किया तो लाइव में चुपचाप पढ़ते रहिए। आपको जब बोल दिया गया एक बार कि 3 मंथ वैलिडिटी बढ़ रहा है तो अब बढ़ेगा, वक्त लगे, वो आपके बढ़ाने से उड़ाने से कहने से नहीं हो। इसमें लिए किसी को कोई फी पेमेंट नहीं करना है, हल्का कुछ पेमेंट करना भी होता है तो हम अपने खुद कर लेते हैं। और इसके लिए वर्क ऐप में वर्क चलना शुरू हो गया। दूसरा, लाइव क्लासेस में हम लोग का रिजोल्यूशन घटाने का ऑप्शन नहीं रहने से कई बच्चे का लाइव में ज्यादा नेट खाता है, तो वो भी रिजोल्यूशन उम्मीद है कि अगर आने जा रहा है तो लाइव में भी आप अपना रिजोल्यूशन घटा लेंगे तो नेटवर्क कम भी रहेगा तो आपका क्लास नहीं छूटेगा। तो इसीलिए ये कुछ बात इसमें ऐप में नया अपडेट हम लोग ला रहे हैं। 4 से 5 दिन में ऐप में एक अपडेट आए। जैसे अपडेट करेंगे तो जिनकी वैलिडिटी खत्म है, कोई न्यूमेरिकल बैच दिया, कोई बैच दिया, सब शुरू से तमाम वीडियोस तो फिर से मिल जाएगा। 3 महीने के लिए वैलिड होगा, ये नहीं कि 2 दिन में पढ़ो, फिर वो 3 महीना तक तुम्हारे साथ हो रहे। लाइव में भी कुछ आपको सुविधा मिलने जा रहा है। ये 2 कमियां थी जो कई बच्चे बताए, उसके अनुसार से हम लोग इसको ठीक ठाक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे सारे समस्याएं आपका निदान होंगे। तो इसमें थोड़ा सा 3-4 दिन ऐसा हो सकता है कि जो लाइव क्लास ले रहे हैं सर्वर स्लो हो जाता है।